वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। विल टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूम्यूलिन। ये ह्यूम्यूलिन कैसे बनता है, कैसे वो मार्केट में अवेलेबल हुआ। उससे पहले हम ये पता लगाएं कि इंसुलिन है क्या और हमारे शरीर में वो कैसे बनता है और उसका रोल क्या है। उसके बाद हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करेंगे। नॉर्मल जो हमारे बॉडी में बनता है वो इंसुलिन एक हार्मोन है जो जिसकी जीन जो है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पे स्थित है, उसके शॉर्ट आर्म पे। नेचर से इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स में बनता है। बीटा सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर एक सेल है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसमें से बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है नेचुरली, क्योंकि उसकी जीन अगर नॉर्मल है तो वो प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन का रोल ये है कि हमारे शरीर में जो खाना पचने के बाद ग्लूकोज ब्लड में आता है, उस ग्लूकोज को सेल में दे, सेल को ऑर्डर करें कि उस ग्लूकोज को ले और एनर्जी प्रोड्यूस करे। एटीपी बनता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एटीपी बनता है ग्लूकोज से, मतलब इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज को वो कंट्रोल में रखता है, क्योंकि इंसुलिन सेल से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवाता है, यूज अप करवाता है। कैसे करवाता है? जैसे ब्लड है, ये एक सेल है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जिसको इंसुलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन ब्लड में आया और उसका काम है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको अंदर लेने बोले सेल को। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ है तब ग्लूकोज अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा ग्लूकोज को। जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, इंसुलिन इज द की दैट अनलॉक्स द ग्लूकोज चैनल। जब वो रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ग्लूकोज का चैनल अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा, तो ग्लूकोज को एंट्री मिलेगी। तो इस तरह जब भी सेल को जरूरत है एटीपी बनाने की, सेल रिसेप्टर्स ग्लूकोज को अलाउ करता है इंसुलिन को अपने साथ बाइंड करवा के। तो ये जब एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाता है, मतलब कि शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, ऐसे कंडीशन में ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसका हम थोड़ा सा डिटेल और देखते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल पर्सन का पैनक्रियाज है, उसके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसमें अल्फा सेल्स बीटा सेल्स सब है। हमको सिर्फ बीटा सेल्स पे फोकस करना है अभी। बीटा सेल्स बनाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन ब्लड से होता हुआ हर सेल में पहुंचता है। यहाँ पर एक मसल फाइबर दिखाया है, हर सेल में पहुंचता है, जैसे हमने पिछले स्क्रीन में देखा। रिसेप्टर्स उसमें जो है इंसुलिन को बाइंड करवाएगा अगर, तो ग्लूकोज एंट्री लेगा और एनर्जी प्रोडक्शन होगी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जिनमें पैनक्रियाटिक सेल्स के जो बीटा सेल्स हैं उसमें जीन कोडिंग फॉर इंसुलिन फेल हो गई अगर, और बीटा सेल्स किसी भी वजह से नहीं सेक्रेट कर पा रहा है इंसुलिन, तो उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है, क्योंकि वो यूज नहीं हो पा रहा है। इंसुलिन ही ऑर्डर देगा ना सेल को यूज करने के लिए, तो वो नहीं यूज कर पा रहा है सेल्स ग्लूकोज को। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपर। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में रह जाना। तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटिक्स बोलते हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं, इनको बार बार प्यास लगती है, धुंधलापन होता है, मतलब दिखने में प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस, खाने पीने के बाद भी एनर्जेटिक नहीं रहते हैं और वेट लॉस होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होना। तो ये सारी चीजें अगर कंट्रोल ना करें, ट्रीट ना हो, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो ये लक्षण दिखाते हैं और डायबिटिक्स हैं, डायग्नोज हो चुका है डायबिटीज, तो उनको इंसुलिन इंजेक्ट किया जाना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। उनको पूरी उनकी लाइफ इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि एक हार्मोन है, ये एक मेडिकेशन नहीं है कि इंसुलिन लिया और ठीक हो जाए, है ना, कुछ महीने के बाद, ऐसा नहीं है। अच्छा, इंसुलिन मार्केट में आने से पहले क्या होता था? डायबिटिक्स थे तब भी कम थे, लेकिन तो कैसे उनकी ट्रीटमेंट होती थी? तब तो इंसुलिन था नहीं मार्केट में अवेलेबल, बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत बाद में आया। तो उनका एक ही सोल्यूशन था कि फास्टिंग पे रहे, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें ऐसे फूड को जो हाई कैलोरी वाले फूड हो। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते थे और ज्यादा फास्टिंग से भी कंट्रोल हो जाता था ब्लड शुगर लेवल। नाउ अब हम
इससे पहले कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन की बात करें तो डायबिटिक्स लोग इंसुलिन मार्केट में आने से पहले, मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू आने के पहले क्या करते थे, वो मैमल्स के इंसुलिन पे डिपेंडेंट थे। फ्रेडरिक बैंटिंग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले डॉग के पैनक्रियाटिक सेल से इंसुलिन आइसोलेट किया और उस पे उन्होंने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया कि पैनक्रियाटिक सेल्स, जो बीटा सेल्स रिमूव डॉग हैं, वो कैसे इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करते हैं बिना इंसुलिन के। तो ये सारी स्टडी हुई और उसके बाद ये एक राह दिखाया कि मैमल्स मतलब कैटल्स और पिग्स मेनली, उनके पैनक्रियास से, स्लॉटरिंग मतलब जैसे मीट शॉप्स में उनको मारा जाता है ना, तो उनके पैनक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके डायबिटिक्स को देते थे पहले। पर वो एकदम क्वाइट क्लोज टू ह्यूमन इंसुलिन तो था, एक ही अमीनो एसिड में फर्क था, पर फिर भी वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते थे। खामियां बहुत थी कि उसमें सफिशिएंट इंसुलिन एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता था, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन जैसे मैंने बोला, और प्लस इतने जानवरों को मारना सोल्यूशन था ही नहीं, क्योंकि डायबिटिक लोग ज्यादा थे और इतने एनिमल्स को मारना एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन आया। पर उससे पहले हम समझें कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन पढ़ सकते हैं। तो इंसुलिन सबसे पहला प्रोटीन है जिसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता लगाई गई कि कौन सा अमीनो एसिड सबसे पहले, फिर कौन सा है, सीक्वेंस को किसने किया था, किन्होंने, फ्रेडरिक सैंगर ने किया था, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग पता चली तो हमको उसके जीन बनाने में आसानी हुई कि कौन से कोडोन्स लगते हैं इन अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइज करने के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन जीन का ट्रांसलेशन जब होता है नॉर्मली हमारे सेल में, जब ये हम नॉर्मल प्रोसेस बात कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए। तो जब ट्रांसलेशन होता है, मतलब प्रोटीन बनना को ट्रांसलेशन बोलते हैं। जीन ट्रांसक्राइब करता है, एमआरएनए बनाता है, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनना को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो एक जीन जब एक्सप्रेस करता है तो जो पहला ट्रांसलेटेड मॉलिक्यूल आता है इसमें, इंसुलिन में, वो है प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन आपके खासकर मैं 12th के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, सीबीएसई एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। तो पहला इनएक्टिव प्रोटीन जो बोल रहे हैं इंसुलिन का, प्रो इंसुलिन के नाम से आपकी बुक में शुरू हुआ है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ इसको भी लिया है। तो सबसे पहला जो नेसेंट प्रोटीन बनता है हमारे जीन से, वो है प्री प्रो इंसुलिन, और ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल से बनता है। अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो है इसके फर्स्ट स्टार्टिंग में, जो जिसको एंड, एक प्रोटीन चेन का हम स्टार्टिंग एन टर्मिनस बोलते हैं और एंडिंग सी टर्मिनस बोलते हैं। एन टर्मिनस अमीनो ग्रुप रखता है पहला अमीनो एसिड का, और सी टर्मिनस जो है लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता है। तो एन टर्मिनस में कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ऐसा सिग्नल पेप्टाइड के रूप में है। एक छोटा सा टुकड़ा है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका रोल है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है इसको। इसका रोल ये है कि जैसा ही ये पेप्टाइड बनता है तो इसका काम है कि ये पूरे लंबे पेप्टाइड को खींचकर राइबोसोम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक खींच के ले जाता है, वहां फिर उसकी बाकी प्रोसेसिंग होती है, वहां सिग्नल प्रोटीन कट जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्री प्रो इंसुलिन जो है, जब उसकी क्लीविंग हो जाती है और सिग्नल प्रोटीन हट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन आपके हैं कोर्स में 3 चेन है, ए चेन, बी चेन जो एक साथ नहीं है, सी चेन उनको सेपरेट करता है, एक्चुअली सी चेन उनको लिंक करता है, सी चेन बीच में है जो ए चेन और बी चेन को लिंक करता है, तो वो प्रो इंसुलिन है। तो ये सी पॉलीपेप्टाइड जो है, इट कनेक्ट्स ए एंड बी, इसलिए कनेक्ट करता है, इसका एक रोल है। इसका एक्टिव इंसुलिन में कोई रोल नहीं है, एक्टिव इंसुलिन में कट जाता है, बट इसका रोल क्या है, ये उसको ऐसा फोल्ड करता है कि चेन ए और चेन बी आसपास आ जाए ताकि वो कनेक्ट हो सके डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये प्रो इंसुलिन जो है, जब प्रोसेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां सल्फाइड ब्रिजेस ऐड होती है, फिर वो गोल्जी नेटवर्क में जाता है जहां सी पेप्टाइड कट जाता है। इसको हम आगे के फ्रेम में देखेंगे। तो ये हुआ बायो प्रोसेसिंग, हमारे शरीर में प्रो इंसुलिन कैसे इंसुलिन का रूप लेता है। ये हुआ आपका पूरा इंसुलिन, ये सिग्नल पेप्टाइड उसको खींच के ले गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पूरे पॉलीपेप्टाइड को, वो कट गया, क्लीव हो गया, और कटने के बाद इसकी फोल्डिंग होती है। यहाँ पे फोल्डिंग नहीं तो वो सीधा होता है, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, सीधा होता है, और ये यहाँ पहुंचने के बाद ये फोल्डिंग में आ जाता है। फोल्डिंग से क्या होता है, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनती है।
किसके बीच? सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच। ए के सिस्टीन 20th पोजीशन वाला और बी के, ये पोजीशंस आप गिनेंगे, यहाँ से नंबर्स दिया हुआ है किसी किसी में। सिस्टीन कनेक्ट कर, दोनों सिस्टीन को कनेक्ट करता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस ए और बी चेन के, ठीक है। 2 हो गए यहाँ और एक हो गया यहाँ ए के बीच में, सिस्टीन ऑफ ए 6th और 11th वाला, ये हो गया। 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस जब बन गए तो ये पहला स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग हो गया। अब सी पेप्टाइड का रोल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होगा गोल्जी में। गोल्जी में जाके सी पेप्टाइड पेप्टिडेज एंजाइम की वजह से, वहां गोल्जी में पेप्टिडेज एंजाइम है जो सी पेप्टाइड को अब काट देगा। अब इसका रोल नहीं है क्योंकि ये कनेक्ट हो चुके। तो एक्टिव इंसुलिन जो है दैट इज ओनली चेन ए एंड चेन बी विथ 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स है, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स है, टोटल 51 अमीनो एसिड्स है। तो आप यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए कैसे मैच्यूरेशन होता है। सी पेप्टाइड रिमूव करने के पहले डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनना जरूरी है, उसके बाद सी पेप्टाइड क्लीव होता है, तब आपको मैच्योर इंसुलिन मिलता है, ठीक है। नाउ अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी यूकैरियोटिक जीन, जैसे इंसुलिन कोडिंग जीन हमको प्रोकैरियोट होस्ट में डालना है, तो पहले उसको mRNA सिंथेसिस करवाना पड़ता है। ये एक एडिशनल स्टेप मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपका सबसे पहले तो जब सिंथेटिकली प्रोड्यूस करेंगे, हमको चेन सी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका ह्यूमन बॉडी में कोई रोल ही नहीं है ना, मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है। तो हमको चेन ए और चेन बी खाली लैब में बनाना है। तो मैं चेन ए की प्रोसेसिंग बता रही हूँ, वैसी चेन बी भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपने ह्यूमन सेल से चेन ए कोड करने वाला जीन निकाला, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में बीच में नॉन कोडिंग एरिया होते हैं जिसको इंट्रॉन बोलते हैं, तो उसको हटाना जरूरी होता है। तो जब हम डीएनए को ट्रांसक्राइब करेंगे, ये लैब में होगा, सिंथेटिकली लैब में होगा। ये प्रोसेस नॉर्मल सेल में भी चलता है, पर हम वो एमआरएनए इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एमआरएनए का शॉर्ट लाइफ होता है, सेल के एंजाइम्स उसको नष्ट कर देते हैं, तो हमको प्रोसेस आगे का नहीं कर पाएंगे हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसलिए हमको इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस करवाना पड़ता है। इसलिए हम डीएनए ही लेंगे, डीएनए से एमआरएनए लैब में बनवाएंगे, क्योंकि ये सारे हम उसके जो यूनिट्स हैं कल्चर वियाल्स में लेंगे और वो एचएनआरएनए बनाएगा। जो प्राइमरी स्क्रिप्ट होता है एचएनआरएनए होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसकी प्रोसेसिंग करवाएंगे, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसोसोम्स एंजाइम्स देंगे, तो इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग रीजन से वो हट जाएगा, और एक्सॉन्स जो हमको चाहिए, इसमें जीन कोडिंग फॉर चेन ए ऑफ द प्रोटीन है, इंसुलिन का प्रोटीन बनने का, चेन ए बनने का जीन है, तो उसको हम लाइगेट करवाएंगे। तो एक्सॉन्स मिल गए हमको। अब एमआरएनए प्रोसेसिंग अगर आप डिटेल में पढ़े हैं तो कैपिंग होती है और टेलिंग होती है, ताकि इसको कोई और एंजाइम्स डीनेचर ना करें। प्लस कैपिंग और टेलिंग उसको खींचकर राइबोसोम में ले जाने में भी हेल्प करता है, ये एक प्रोसेस है। तो अब लैबोरेटरी में जो कर रहे हैं कैपिंग और टेलिंग के बाद हम इसकी cDNA बनाएंगे। cDNA को कॉपी डीएनए बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन से नहीं बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए टू आरएनए बनता है, हम आरएनए टू डीएनए बना रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके, इसलिए हम इसको कॉपी डीएनए बोल रहे हैं। तो आपको चेन ए का cDNA मिल गया, इसमें कोई नॉन कोडिंग रीजन नहीं है, ठीक है। हम इसको रिकॉम्बिनेंट की टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। तो वैसे ही चेन बी भी बन गया, दोनों को सेपरेट प्लाज्मिड्स में डालेंगे, सेपरेट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और सेपरेटली कल्चर करेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है, ये स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स को हटाने का मैकेनिज्म इसमें नहीं है, इसमें एंजाइम्स नहीं है प्रोकैरियोट्स में। तो हर यूकैरियोटिक जीन को इसी तरह करते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप है कि आपकी रिकॉम्बिनेंट बन गई, डीएनए बन गई, चेन ए वाला इंसुलिन, चेन ए कोड करने वाला इंसुलिन का जो जीन है, चेन बी कोड करने वाला जीन फॉर इंसुलिन यहाँ डाल दिए, दोनों में सिर्फ ए और बी अलग अलग कोड होंगे, अलग अलग बनाना है, एक साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको लैब में ही इसकी सल्फर ब्रिजेस करवानी। बैक्टीरिया में ये भी एक वीकनेस है कि हम उसमें सल्फाइड ब्रिजेस नहीं बन पाते हैं, ये सब हमको लैब में करना है। तो अलग अलग होस्ट सेल्स में डाला, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स ने लिया उसको, उसकी स्क्रीनिंग करी है ना, स्क्रीनिंग करने से कौन से सेल्स ने लिया जीन, उसको लेकर उसको कल्चर करेंगे अलग अलग फर्मेंटर में। फर्मेंटर में अलग चेन ए बनेगा एक फर्मेंटर से, दूसरे फर्मेंटर से चेन बी बनेगा, दोनों को मिक्स करेंगे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनवाएंगे और उसकी करेक्ट फोल्डिंग हो जाएगी, और आप इसको ह्यूम्यूलिन के नाम पे मार्केट किया गया। एली लिली कंपनी ने ये सबसे पहले किया, ह्यूम्यूलिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी स्टेप्स भी देख लीजिए एक बार जो मैंने बताया, अलग अलग रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, अलग होस्ट सेल्स में डाला, अलग कल्चर किया, अलग चेन्स बनी और डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने।
Thank you. I hope it is clear.